बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ अली रज़ा एंड वेलकम टू एन ग्रेविटी। इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल्स का एनालिसिस विद प्रैक्टिस क्वेश्चन। और इसमें हम जो कवर करेंगे वो आपका 28 अप्रैल, 29 अप्रैल और आपका जो 30 अप्रैल है, यानी कि इन तीनों दिनों के जो एडिटोरियल्स हैं ये हम लोग इस लेक्चर के अंदर जो है उनको कवर करेंगे। ये है जैसे आपका डॉन न्यूज़पेपर का जो ओपिनियन का पेजेस होता है एडिटोरियल्स का वो वाला, तो इसी तरीके से जैसे ये 3 एडिटोरियल्स एक दिन में होते हैं, तो क्योंकि ये 3 दिन का लेक्चर था तो इसके अंदर आपके टोटल 9 टॉपिक हम लोग जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। बाकी बेटा ये वाला जो आपका सेक्शन होता है ये आपको पता है, ये ओपिनियंस का सेक्शन है। इन द सेम फैशन ये वाले जो ओपिनियंस हैं इनका लेक्चर्स डेली डिलीवर किया जाता है। इसके अंदर 4 ओपिनियंस होते हैं, ठीक है। और इस लेक्चर को अगर आप सुनना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हैं, ठीक हो गया। बाकी होता ये है कि कुछ शेड्यूल इतना बिजी होता है, कोशिश तो यही होती है कि डेली का डेली ही ये कर दिया जाए, लेकिन कभी कभी बहुत शेड्यूल बिजी होने की वजह से फिर कभी कभी 2 दिन का ये किया जाता है, लेकिन इस दफ़ा जो है 3 दिन का हुआ है। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि डेली का डेली ही आपको डिलीवर किया जाए। तो चलें अब हम लोग शुरू करते हैं। गौर से आपने सुनते जाना है, इंशाल्लाह यू विल लर्न मैनी न्यू थिंग्स, ठीक हो गया। और रजिस्ट्रेशन जो ओपिनियंस की है उसके लिए आप लोग फोकल पर्सन से रब्ता कर सकते हैं। आज लास्ट डे है, आगे मई जो सेशन है वो ओपन है, उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है, ठीक है। फर्स्ट आपका ओपिनियन, अच्छा इसकी जो है ना बेटा वो वाली क्या उसे कहते हैं, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, चैप्टराइजेशन भी कर दी गई है, नाउ इसके टॉपिक चैप्टर्स बना दिए गए हैं। जो आप पहले सुनना चाहें अपनी मर्जी से भी आप लोग सुन सकते हैं। पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहें वो भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उससे भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, कनाल कंसेंसस एक इशू पाकिस्तान में शुरू होता है और वो इशू जो है अब ख़त्म हो गया है, तो उसके बारे में लिखता है। कनाल आपको पता है नहर को कहते हैं, तो इसमें ज़्यादा चीज़ें बोलने वाली हैं तो मैं वो बोल देता हूँ, आपके साथ पहले भी डिस्कस करता रहा हूँ। ये आपके सामने एक कार्टून बनाया हुआ है कनाल प्रोजेक्ट को लेकर कि उसको अब वो फोल्ड कर रहा है, यानी कि अब ये प्रोजेक्ट उसको फोल्ड किया जा रहा है कि ख़त्म हो चुका है। लेकिन यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि ये ख़त्म हो चुका है, ये डिले हो गया है, वक्ती तौर पर ये रुक गया है, ठीक है। तो अब 2-4 मिनट की स्टोरी आपको सुना देता हूँ जिसके अंदर पूरे का पूरा आपका जो ये कनाल प्रोजेक्ट जो है शुरू से लेकर आखिर तक मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद अब राइटर क्या कहता है वो भी डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो पहले इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जनाब यारी आपका जो प्रोजेक्ट शुरू होता है ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के नाम से, और इस प्रोजेक्ट का मकसद ये होता है कि पाकिस्तान के अंदर कॉरपोरेट फार्मिंग की जाएगी और कॉरपोरेट फार्मिंग के अंदर जो मेन लीड करेगी वो पाकिस्तान की आर्मी करेगी, मिलिट्री करेगी, ठीक है। और उसको लेते हुए चोलिस्तान जो डेजर्ट है आपका, वहाँ पर हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है वो पाकिस्तान आर्मी को दे दी जाती है। और उसके बाद ये भी कहा जाता है कि अब उसके इस प्रोजेक्ट के तहत जो पाकिस्तान आर्मी है वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो हैं बनाएगी, कंपनियां बनाएगी। वो कंपनियां जो हैं वो किसानों को सीड्स प्रोवाइड करेंगी, फर्टिलाइज़र्स प्रोवाइड करेंगी, ठीक है ना। बाकी इक्विपमेंट्स जो उनको ज़रूरत है जैसे ड्रोन्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, वो रेंट पर भी वो उनको देगी। तो मेन लीड कौन करेगी, पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो, और वो जो कंपनियां बनाएंगी उनके थ्रू, ठीक हो गया। अब इसमें आ जाके लड़ाई झगड़ा जो होता है वो इस जगह पर होता है कि अब चोलिस्तान डेजर्ट के अंदर आप लोगों ने फार्मिंग करनी है तो उसको पानी कहाँ से लगाना है। तो पानी के लिए इन्होंने कहा जो इंडस रिवर है वहाँ से नहरें निकाली जाएंगी, 6 नहरें, और वहाँ से वो पानी लेकर जाया जाएगा। जब सिंध वालों को इस चीज़ का इल्म होता है लोगों को, तो वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर सिंध का पानी आप लोग वहाँ पर लेकर जाएंगे तो सिंध का जो इलाके ज़रूरी इलाके हैं उनको पानी कहाँ से मिलेगा। तो लिहाजा जो आम लोग हैं वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। अब उस प्रोटेस्ट के बाद क्या होता है, उस प्रोटेस्ट के बाद जनाब अली रोड वगैरह ब्लॉक कर दिए जाते हैं। सिंध और पंजाब को जो मोटरवे मिलती है, हाईवे जो मिलती है सिंध और पंजाब की, जहाँ से कनेक्ट होती है, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करते रहे हैं। बहरहाल रिजल्ट ये निकलता है कि आखिरकार जो सिंध के लोग प्रोटेस्ट करते हैं उनकी सुनी जाती है, और जो है इस प्रोजेक्ट के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि चलो ठीक है अभी हम इस प्रोजेक्ट को डिले कर देते हैं, अभी इसको शुरू नहीं करते।
और ये सख्ती इसलिए इख्तियार कर गया कि कुछ दिन पहले मरीम नवाज साहबा जो सीएम पंजाब हैं, वो आर्मी चीफ साहब जो हैं, उन्होंने पहली कनाल प्रोजेक्ट जो था, कनाल जो थी, नहर थी, उसकी ओपनिंग कर दी, प्रोजेक्ट की ओपनिंग कर दी, अनाउंसमेंट कर दी, ठीक है जी शुरू करो। तो इस वजह से लोगों ने ज़्यादा प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। अब क्वेश्चन एक तो आते हैं आपके जहन में। पहला क्वेश्चन तो ये है कि बेटा ये जो प्रोजेक्ट था, ये उस वक्त पीडीएम की गवर्नमेंट थी, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तब इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट के अंदर फेडरल गवर्नमेंट शामिल थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में पंजाब शामिल था, और साथ में जनाबी अली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल थी। अंदर अंदर से सारे इस प्रोजेक्ट को जानते थे, लेकिन खामोश थे। लेकिन जब लोगों ने पीपल्स पार्टी को प्रेशराइज किया, प्रोटेस्ट किया, तो पीपल्स पार्टी ने अब कहना शुरू कर दिया कि अगर ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो मैं जो कोalition की गवर्नमेंट है उसे तोड़ दूंगी, प्रेशराइज करना शुरू कर दिया। बहरहाल अब जो है सिंध और फेडरल के दरमियान ये मुआहदा तय पा चुका है कि ठीक है, अभी हम इस प्रोजेक्ट को डिले करते हैं और इसको जाकर लेकर जाते हैं काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर, यहाँ पर जाकर इसको डिस्कस करते हैं, और जब सारे राजी हो जाएंगे तो उसके बाद इस प्रोजेक्ट को हम लोग लॉन्च कर देंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट क्या है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बेटा एक कमेटी है, एक जैसे काउंसिल उसके नाम से ही बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बनी हुई है। इसमें यह कहा जाता है कि कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट, बल्कि इकोनॉमी के सारे प्रोजेक्ट इसके अंदर डिस्कस किए जाते हैं जो पाकिस्तान के अंदर लगते हैं। तो ख़ास तौर पर वो वाला प्रोजेक्ट जिसमें एक से ज़्यादा सूबे इन्वॉल्व होते हैं, ताकि सूबों के दरमियान लड़ाई झगड़ा ना हो, तो वो इसको यहाँ पर डिस्कस करना ज़रूरी होता है। जब सारे यहाँ पर एग्री हो जाएं तो फिर उसके बाद उस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाता है। सारे चीफ मिनिस्टर इसके मेंबर्स होते हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इसको लीड करता है। लेकिन अब यहाँ पर ये होता है कि जब ये प्रोजेक्ट पहले बनाया जाता है, जो आपका ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है, तो इसको काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर डिस्कस ही नहीं किया जाता। ये गलती की जाती है, ठीक है। तो राइटरों ने क्रिटिसाइज भी किया कि पहले डिस्कस कर लेते तो सही नहीं था, लेकिन क्यों डिस्कस नहीं किया गया? क्योंकि आपको पता है इस प्रोजेक्ट के अंदर ज़्यादा जो लीड कर रहा है वो एस्टेब्लिशमेंट ही कर रही है, तो लिहाजा सारे खामोश रहे। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि वक्ती तौर पर इसको रोक दिया गया है। सिंध वाले जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, हाईवे बंद करके बैठे हुए थे, उनको कहा यार इसको चलने दो, ताकि जो कारोबारी लोग हैं उनका नुकसान ना हो। इस प्रोजेक्ट को हम रोकते हैं, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में लेकर जाते हैं, वहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर गया है, वहाँ पर एक मीटिंग हुई है, और उस मीटिंग के बाद कुछ बातें की गई हैं। वो बातें क्या हैं वो भी अभी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर इसको डिस्कस किया गया। इसके साथ साथ इरसा और प्लानिंग डिवीजन भी इसको डिस्कस करेंगे। अब इरसा क्या है? इरसा है इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी है। इंडस वाटर ट्रीटी आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होता है कि वो जो 3 आपके वेस्टर्न रिवर्स हैं उसका 80% जो वाटर है उस पे हक होगा पाकिस्तान का, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये हुआ। अब पाकिस्तान में तो पानी आ गया, अब जो पाकिस्तान में पानी आया है, अब वो आगे सूबों के दरमियान किसको कितना देना है वो भी तो डिवाइड करना है। तो उसके लिए ये इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी बनाई गई है जो पानी की तकसीम का काम करती है। जब पहले ये प्रोजेक्ट लगाया गया था तो इसको भी नहीं पूछा गया था, तो अब इससे भी पूछेंगे, प्लानिंग डिवीजन भी बात होगी, यानी कि अब सब के साथ बात होगी। उसके बाद इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च करना है या नहीं करना वो बाद में फाइनलाइज किया जाएगा। बहरहाल काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की फिर मीटिंग होती है। व्हाट्स नेक्स्ट? उस मीटिंग के अंदर जनाब अली कोई 1-2 अच्छी बातें हमें सुनने को मिलती हैं। पहली बात तो ये मिलती है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने ये कहा है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनको एंगेज करो, सब की सब इसके अंदर हिस्सा डालें, और उसके बाद एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाएं एग्रीकल्चर से रिलेटेड और वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड। ये सारे सूबे बैठें, वो एग्रीकल्चर को लेकर और वाटर मैनेजमेंट को लेकर एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी सारे मिलकर बनाते हैं। उसके मुताबिक फिर इस प्रोजेक्ट को भी देखा जाएगा। दूसरी बात यह की गई कि पाकिस्तान एक, आपको पता है, एक एग्रेरियन स्टेट है, एक हमारी इन्वायरमेंट है, एक नेचुरल इन्वायरमेंट है, इकोलॉजिकल हमारा सिस्टम है, फूड का सिस्टम है। तो साथ में यह भी कहा गया कि एक अलग से कमेटी बनाई जाएगी, और उस कमेटी का काम क्या होगा कि वो इकोलॉजिकल सिक्योरिटी और फूड को देखेगी कि क्या कोई ऐसा प्रोजेक्ट तो लॉन्च नहीं किया गया जिससे दूसरे सूबे के अंदर फूड के क्राइसिस पैदा हो जाएं, या कहीं जगह पर पाकिस्तान के अंदर जो नेचुरल इन्वायरमेंट है परिंदों की चरिंदों की वो डिस्टर्ब होती है, तो वो ये काम करेगी। तो इस कमेटी के अंदर बेटा ये 2 अच्छे काम जो हैं वो सुनने को मिले। लेकिन फिलहाल आपका जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव था वो रुक गया है, और रुकने की वजह सिंध वालों के साथ पानी का जो एक सामने आया है आपका डिस्प्यूट।
लेकिन यहीं पर अगर यही काम जो है, यही प्रोजेक्ट है, पहले ही काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर चला जाता और वहाँ पर इसको डिटेल में डिस्कस कर लिया जाता, तो फिर पाकिस्तान ये जो प्रोजेक्ट है या तो यस हो जाता या नो हो जाता। अगर यस हो जाता तो फिर आज ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाता, ठीक है। लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंदर ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया। तो ये एक राइटर आपके सामने बात रखता है। तो पाकिस्तान में बेटा इट्स नॉट अ न्यू डील, पाकिस्तान में बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनको एक ड्यू प्रोसेस से गुजारा ही नहीं जाता। सिर्फ जो पावर के अंदर बैठे हैं वो अपनी मर्जी के सेटअप्स लगाते हैं, जिसका ज़्यादातर वही बेनिफिट्स लेते हैं, आम लोगों को नुकसान पहुंचता है। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं आपके दूसरे एडिटोरियल की तरफ, इंक्लूजन थॉट। इसके अंदर क्या कहता है? इसके अंदर ये पिक्चर देख के आपको काफ़ी हद तक समझ आ जाएगी। इस पिक्चर के अंदर आपने देखा यहाँ पर अफगानिस्तान है और इससे इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट्स हो रही हैं और आगे से इसके ऊपर उन्होंने मारा हुआ है, इससे नाइफ से इसको मर्डर इसका कर दिया। मतलब क्या है कि टेररिस्ट जो हैं वो अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है उसको क्रॉस कर कर पाकिस्तान दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे और उसके दाखिल होते ही पाकिस्तान की आर्मी ने उनको ऑपरेट किया उनका और उनका मर्डर कर दिया और पाकिस्तान को आने वाली दहशतगर्दी से बचा लिया। सो दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन। ठीक है। अब राइटर के डिस्कशन करने से पहले ये साउथ एशिया का मैप, यहाँ पर अफगानिस्तान और इसका हमसाया मुल्क हमारा पाकिस्तान, इसीलिए कहते हैं हमसाए भी अच्छे हों तो ज़िंदगी में सुकून रहता है बंदे के। ठीक है। बहरहाल अच्छा जी, तो अब क्या है? अकॉर्डिंग टू ISPR, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन, आपको पता है पाकिस्तान आर्मी का एक विंग है जो मीडिया वगैरह को डील करता है। वो क्या कहता है? वो कहता है तकरीबन 54 तहरीक तालिबान के जो टेररिस्ट हैं उनको मार दिया गया है, वर किल्ड इन नॉर्थ वजीरिस्तान। नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर उनका मर्डर कर दिया गया है जब वो पाकिस्तान में इंटर होने की कोशिश कर रहे थे। कहते हैं हालांकि अफगानिस्तान ने जो है कई वादे किए थे पाकिस्तान के साथ कि अफ़गानिस्तान की जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म की टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद ऐसी चीज़ें हमको देखने को मिल रही। ठीक है ना। और कहता है ये टाइमिंग बड़ी ख़राब है। अभी हमारी जो ईस्टर्न बॉर्डर है वहाँ पर इंडिया के साथ हमारी वार का प्रॉब्लम बना हुआ है, LOC के ऊपर गन फायर चल रहा है, आपको पता है पहलगामा ट्रेजिडी हुई है उसकी वजह से। और इस टाइम अगर इस तरफ से भी हमें परेशानी का सामना करना पड़े तो पाकिस्तान के लिए डबल मुश्किलात है। अब यहाँ पर तो राइटर इतना ही लिखता है, लेकिन बेटा ये शुरू से पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का एक हिस्सा रहा है कि पाकिस्तान अपने हमसाया ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता है, ख़ास तौर पर ईरान, अफ़गानिस्तान और चाइना के साथ। और इंडिया के साथ क्योंकि हमारा एक हिस्टोरिकल डिस्प्यूट चल रहा है तो इसकी वजह से कोशिश तो होती है हमारे ताल्लुकात अच्छे रहें, लेकिन अक्सर ख़राब रहते हैं। तो ये तो हमें पता है। अब यहाँ पर गेम ये होती है कि इसके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं तो इतने बड़े बॉर्डर के ऊपर क्या है, हमें हर वक्त जो है एक्टिव रहना पड़ता है। ठीक है। अब ये जो हर वक्त की एक्टिवनेस है इसके ऊपर जो है बिलियंस ऑफ डॉलर हमारा खर्चा होता है हर साल, अच्छा खासा डिफेंस का बजट हमारा खर्चा होता है। अब इंडिया के साथ अगर हमारी होती है कोई इशू तो हम यहाँ से उसके साथ कोशिश करेंगे फाइट बैक करने की। अगर यही प्रॉब्लम हमें इस साइड पर भी फेस करनी पड़े, ड्यूरन लाइन के ऊपर भी फेस करनी पड़े, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेड कलर की जो है, अगर इस साइड पर भी इसी तरह की हमारे मसले मसाइल बन जाए तो फिर पाकिस्तान को इस बॉर्डर के ऊपर भी एक अच्छी खासी फोर्स अपनी जो है उसकी प्रेजेंस रखनी पड़ेगी, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी के ऊपर डबल अखराजात हमारे बढ़ जाएंगे जो पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकता। सो डैट इज़ द रीज़न कि पाकिस्तान डबल साइड पे लड़ना नहीं चाहता शुरू से। पाकिस्तान इस वजह से अफ़गानिस्तान के अंदर हमेशा नज़र रखता है कि कोई ऐसा बंदा आए, कोई ऐसी गवर्नमेंट आए जिसके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे रहे। ठीक है। और पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान में जब 15 अगस्त को तालिबान की गवर्नमेंट आती है 2021 में, तो पाकिस्तान बड़ा खुश था। उसकी रीज़न ये थी कि पाकिस्तान को पता था कि तालिबान के साथ मेरी शुरू से एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो कम से कम इस बॉर्डर के ऊपर हमें ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इंडिया उस वक्त परेशान था, नाराज़ था। लेकिन अब जो सिचुएशन बनी हुई है TTP की वजह से पाकिस्तान के लिए ये बॉर्डर भी परेशानी का बाहिस बना हुआ है। तो यही चीज़ राइटर लिखता है कि जब इस वक्त हमें ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर परेशानी का सामना है, तो अगर वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ से भी परेशानी आती है तो पाकिस्तान को डबल साइड पे फाइट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान की एनर्जी जो है
या पाकिस्तान की जो पावर है या आर्मी है वो डिवाइड हो जाएगी और पाकिस्तान कमज़ोर हो सकता है। और ये हकीकत है। वर्ल्ड वार 2 के अंदर भी जो जर्मनी है उसकी शिकस्त की एक रीज़न ये भी थी कि उसको डबल साइड के ऊपर जो है डबल फ्रंट्स के ऊपर लड़ना पड़ रहा था, जल्दी में पड़ गया था वो थोड़ा सा। ठीक है, तो ये एक रियलिटी है। तो ये राइटर अभी लिखता है कि आए हैं और इनको ख़त्म कर दिया गया है। थर्ड बेटा आपका ओपिनियन है पेंशन रिफॉर्म्स, बहुत प्यारा लिखा है और पहले भी लिखते रहे हैं। ये इकोनॉमी के अंदर डायरेक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं पेपर पर्सपेक्टिव में। अगर आप ये कहना चाहें कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को क्या मसले मसाइल हैं तो आप पेंशन की बात कर सकते हैं। और भी बड़े हैं, अकेला पेंशन का नहीं है, लेकिन वन पॉइंट ये भी बन सकता है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर अच्छा खासा जो एक बर्डन है वो पाकिस्तान की पेंशनों का है। पेंशन बिल का एक बहुत बड़ा बर्डन है। तो इसलिए अगर पेंशन बिल के अंदर रिफॉर्म्स कर दी जाएं तो इस पेंशन का बिल अगर कम हो जाए तो पाकिस्तान की इकोनॉमी का काफ़ी सांस निकल सकता है, बेहतर हो सकती है। तो आप इस तरीके से इसको अपने पेपर में लिख सकते हैं। अब पेंशन रिफॉर्म्स क्या की गई हैं पता सबको है। बहरहाल रिफॉर्म्स में ये किया कि फेडरल गवर्नमेंट ने एक और रिफॉर्म की है पेंशन्स को लेकर, और उसमें रिफॉर्म्स में ये कहा गया है कि वो वाले लोग जो एक दफ़ा रिटायर हो जाते हैं और उनको दोबारा नौकरी पर रख लिया जाता है। अक्सर आपको पता है जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, आपके आर्मी के जर्नल्स हैं, वो रिटायर होते हैं और दोबारा से एक नई नौकरी दे दी जाती है। तो वो क्या करते हैं, रिटायरमेंट की पेंशन भी लेते रहते हैं, उसकी भी सारी मराहत लेते रहते हैं, और उसके बाद जो उनको नई एक दी जाती है जॉब या नया ओहदा दिया जाता है उसकी भी वो सैलरी लेते हैं। तो यहाँ पर रिफॉर्म ये की गई है कि एक बंदा जो रिटायर हुआ और उसको दोबारा से जॉब दे दी गई तो उस वो दो में से कोई एक चीज़ लेगा, या तो फिर वो सैलरी ले ले या अपनी पेंशन ले ले, जो उसने वो लेनी है वो ले ले। और ये उसने इसके साथ साथ कहा है कि इस रिफॉर्म से कई फॉर्मर फेडरल एम्प्लॉयज़ हैं जिनको मल्टीपल पेंशन्स जो मिल रही हैं वो रुक जाएंगी। अब ये देखें कि कईयों को दो पेंशन्स मिल रही हैं। बहरहाल वो कहता है फेडरल का जो पेंशन का बिल है ये क्या कहता है, ये तकरीबन 1 ट्रिलियन रुपीस जो है उसको क्रॉस कर चुका है, और इसमें 622 बिलियन सिर्फ मिलिट्री के अखराजात हैं। मिलिट्री की पेंशन है 662 बिलियन। अच्छा, पेंशन लायबिलिटीज चौथा बड़ा फेडरल एक्सपेंडिचर है। पाकिस्तान का चौथा बड़ा खर्चा कौन सा है, फेडरल है। सबसे बड़ा खर्चा कौन सा है, जो पाकिस्तान अपने पैसे कर्जा वापस करता है जो इंटरेस्ट पे लिया हुआ है, सबसे बड़ा खर्चा पाकिस्तान का वो है। और चौथे नंबर पर खर्चा कौन सा है, पाकिस्तान का पेंशन का जो बिल है वो। ठीक है, और ये हर साल 24% के हिसाब से हर एनम जो है ये बढ़ रहा है। अब कहता है रिफॉर्म्स तो तुम लोगों ने कर ली हैं, लेकिन इन रिफॉर्म्स में कामयाबी तो तब मिलेगी जब ये रिफॉर्म्स अप्लाई करोगे, और अप्लाई भी सब पर करोगे। सब से मुराद क्या है कि सिविलियंस पर भी अप्लाई करोगे और मिलिट्री वालों के जो रिटायर बंदे हैं उन पर भी अप्लाई करोगे। ठीक है, तो फिर ही आपको कोई बेनिफिट्स मिलेगा ना। लेकिन वो कहता है कि जब इन पे अप्लाई करने जाओगे ना तो पता तो फिर चलेगा ना। ठीक है, बहरहाल मल्टीपल पेंशन जो है वो ले रहे हैं मुख्तलिफ कई लोग हैं, तो कहता है इससे मल्टीपल पेंशन जो हैं वो रुक जाएंगी, एक ही पेंशन मिलेगी। और ये बोथ कैटेगरीज जो हैं अप्लाई टू बोथ कैटेगरीज होना चाहिए। बहरहाल रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही हैं कि डिले हो सकता है इम्प्लीमेंटेशन में, क्योंकि ये पेंशन स्कीम जो है मिलिट्री पर्सनस को इतनी अच्छी नहीं लगने वाली। ठीक हो गया, तो इसलिए ये डिले जो है ये हो सकता है। नेक्स्ट वो बात करता है कि जनाब अली द स्कीम विल बी ओके, द स्कीम विल बी की टू स्लैशिंग फ्यूचर पेंशन लायबिलिटीज। स्कीम बड़ी अच्छी है, अगर जो फ्यूचर की पेंशन लायबिलिटीज़ हैं उनको कम करना है तो ये स्कीम बड़ी अच्छी है, लेकिन इसके साथ साथ एक और भी काम करना है। जो इतने ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स रखे हुए हैं इनका भी साइज़ कम करने की ज़रूरत है, और उसके साथ साथ पेंशन्स भी आप लोग इस स्कीम के तहत जो है दें तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपको इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में वो डाटा डिस्कस आपके साथ करता है कि इस तरीके से आप लोगों ने इसको लेकर चलना है। तो इकोनॉमी में आप दो चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, पेंशन रिफॉर्म्स और जो ये ब्यूरोक्रेट्स हैं जो बहुत ज़्यादा आप लोगों ने भर्ती की हुई हैं जिनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत तो है लेकिन कई विंग ऐसे हैं जहाँ पर ज़रूरत नहीं है, तो इनका साइज़ जो है थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो क्या होगा, अखराजात भी आपके कम हो जाएंगे। बाकी जो है एट हीट्स मर्सी, अब इसमें राइटर क्या कहता है, इसके अंदर राइटर बेसिकली डिस्कस करता है आपके ये फोर्थ ओपिनियन एडिटोरियल है आपका। हीट मर्सी कहता है हीट वेव आई है पाकिस्तान के अंदर, और इस हीट वेव को लेकर वो नुकसानात क्या होने वाले हैं
क्यों आई है, ये सारा डिस्कस करेगा। क्लाइमेट चेंज के अंदर बेटा ये आपका टॉपिक जो है इसका डाटा इस्तेमाल होगा। कहता है पाकिस्तान के अंदर क्लाइमेट क्राइसिस चल रहे हैं, ठीक है, और उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, हीट वेव्स की शक्ल में हमारे सामने आए हैं, ठीक है। अब हीट वेव नुकसान पहुंचाएगी एग्रीकल्चर को, और उसके साथ साथ क्या होगी, फसलें तबाह होंगी, फसलों को तबाह करेंगी, और पानी की कमी का भी सामना हम लोगों को करना पड़ेगा। कहता है इसी हीट वेव्स की वजह से या क्लाइमेट चेंज की वजह से बर्फ़ पहले से क्या हो रहा है, स्पीड से पिघल रही है, ठीक है ना। बर्फ़ स्पीड से पिघल रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, फ्लड्स भी आ सकते हैं, और पानी की जो एक हमें गर्मियों में कमी का भी सामना करना पड़ सकता है। हॉस्पिटल्स वाली साइड पर जाएं तो वहाँ पर हीट की वजह से कई लोगों को बीमारियाँ सामने आ रही हैं। परेशान, आपको पता है कि हीट की वजह से वो जो हो जाता है आपका, क्या होता है उसको, जो सर में ज़्यादा धूप पड़ने से आपका हो जाता है, मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा। तो कहता है 2015 में कराची के अंदर हीट वेव आई, ठीक है, जिसके अंदर 1200 लोग जो हैं उनकी जानें जो हैं चली गई थी, ठीक हो गया। इसके अलावा कहता है कि इसी गर्मी के मौसम में बिजली चली जाती है, तो बिजली के जाने से ये परेशानी और बढ़ जाती है, ठीक है। तो एक ये भी चीज़ साथ में फिर वो कहता है गवर्नमेंट जो है उसको कुछ मेजर्स लेने चाहिए। नंबर 1 गवर्नमेंट ये करे कि ग्लोबल देखा क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हीट वेव्स आ रही हैं उसके लिए पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट कूलिंग सेंटर्स बनवाए। अर्बन और रूरल जो गर्म एरियाज़ हैं वहाँ पर वाटर रिसोर्सेज जो हैं उसको अच्छे तरीके से पाकिस्तान जो है मैनेज करे, ठीक है ना, ज़ाया ना करे पानी को। वर्किंग हार जो हैं वो टेम्परेचर की मुनासबत से रखे ताकि जो लोग मज़दूर काम करते हैं वो उनको ज़्यादा धूप में ना जाना पड़े, ठीक है। और उसके अलावा पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जो भी अपना हीट स्ट्रोक, जिसको हम अभी कह रहे थे ना, हीट स्ट्रोक ज़्यादा धूप से, तो वो सर्विसेज जो हैं हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड की जाए। अगर किसी को होता है तो टाइमली उसको उसका इलाज किया जाए। पावर, बिजली जो चली जाती है इसको भी गवर्नमेंट जो है इसको भी मैनेज करे, ख़ास तौर पर हॉस्पिटल्स के अंदर जो है बिजली को मैनेज करे, और दूसरे इलाकों में अंदर, और पानी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी बेहतर करे। ये शॉर्ट टर्म काम है। लॉन्ग टर्म में क्या करना है, लॉन्ग टर्म में पानी की स्टोरेज के ऊपर पाकिस्तान स्टोरेज और मैनेजमेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करे, ठीक है। क्लाइमेट रेजिलियंस क्रॉप्स बनाए, यानी कि वो वाली फसलें उगाए जो ज़्यादा हीट की वजह से तबाह ना हो बल्कि उसके अगेंस्ट खड़ी हो सकें। एफिशिएंट इरिगेशन का तकनीक्स इस्तेमाल करे, जैसे स्प्रिंकल्स करना, ड्रिप सिस्टम का इंतज़ाम करना, वो करे। अर्बन ग्रीनरी, शहरों के अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएँ, अर्लिंग वार्निंग सिस्टम्स इंस्टॉल किए जाएँ, और लोकल जो रिस्पॉन्स मैकानिज़्म है उसको भी मजबूत बनाया जाए ताकि वो भी टाइमली जो है क्या कर सके, रिस्पॉन्ड कर सके अगर कोई फ्लड्स आते हैं या कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें हैं, उस टॉपिक में आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कल्चर वार, इस एडिटोरियल के अंदर वो बात करता है अबीर गुलाला। ये अबीर गुलाला एक ना फिल्म है, ठीक है, जिसके अंदर ये फवाद खान एक्टर है पाकिस्तान का, इसने पार्टिसिपेट किया है। तो अब क्योंकि आपको पता है कि अभी जो प्रॉब्लम हुई है पुलवामा अटैक के बाद, तो इस फिल्म को बैन कर दिया गया है इंडिया के अंदर। फवाद खान की इस फिल्म को इंडिया में बैन कर दिया गया है। ना सिर्फ इस फिल्म को बैन कर दिया गया है बल्कि पाकिस्तानी जितने भी आर्टिस्ट हैं, सिंगर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, जो भी किसी भी इंडियन फिल्म के अंदर या इंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर इंडिया में तो पूरी दुनिया में कहीं भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सब का बाइकाट इंडिया ने कर दिया गया है, ठीक है। और मुस्लिम मिनॉरिटीज़ और पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ अब ये क्या है, एक कल्चरल वार उन्होंने शुरू की हुई है। तो इसके अंदर राइटर जो है ये चीज़ आपके साथ डिस्कस करता है। नेक्स्ट वो कहता है हज मिस मैनेजमेंट। हज मिस मैनेजमेंट में ये वो आपके सामने शेयर करता है कि हुआ इस तरह है पाकिस्तान के अंदर के किस तरीके में 67,000 वो लोग जिनकी एप्लीकेशंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अप्रूव भी कर ली थी, उन्होंने पैसे भी जमा करवा दिए थे, लेकिन इसके बावजूद उनका हज जो है वो ख़तरे में पड़ गया है। उसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि मैं जो है मीटिंग में कहा है कि मैं ये मसला जो है सऊदी गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करूंगा, और साथ साथ उन्होंने जो आपकी रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसकी नाराज़गी का भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने इजहार किया है कि तुम लोग कितने फजूल बंदे हो, कि कितनी मिस मैनेजमेंट तुम लोगों ने की है। की क्या है वो भी बताता हूँ। हज कोटा जो है उसके मुताबिक 1,79,000 लोग हैं वो पाकिस्तानी हज कर सकते हैं, लेकिन इस फिगर में से जो 67,000 हैं वो हो सकता है कि हज पे ना जा सकें। उसकी वेरियस रीजंस बताई गई हैं। रीजंस में मिसमैनेजमेंट में क्या है, एक तो ये कहा जा रहा है
कि जो सऊदी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट थी, जो क्राइटेरिया था, शायद उसको फुलफ़िल नहीं कर सके। आगे से ये जवाब मिलता है कि नहीं, हमने उसको फुलफ़िल किया है, सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, अथॉरिटीज़ की तरफ से प्रॉब्लम थी, उनका सिस्टम क्रैश कर गया था जिसकी वजह से पेमेंट जो है टाइमली नहीं हो सकी। कहीं पर ये सुनने को आ रहा है कि जो हज वालों के पैसे हैं वो गलत अकाउंट में, सऊदी अरेबिया के गलत अकाउंट में भेज दिए गए हैं, ये भी सुनने को मिल रहा है। बहरहाल राइटर कहता है कि ट्रांसपेरेंट जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन हो सके ताकि क्या रॉन्ग हुआ है उसके बारे में जाना जा सके। पास्ट में भी ऐसा होता रहा है, हज के करप्शन के केसेस हमारे सामने आते रहे हैं और इसके अलावा जो हाजी हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की कंप्लेंट्स करते रहे हैं कि उनको जो है वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की फ़ैसिलिटी, रहायश की फ़ैसिलिटी अच्छी नहीं दी गई, हिडन चार्जेस उनसे दिए गए। तो ये वाले जो हज वाले जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म की कंप्लेंट्स पहले भी करते रहे हैं। तो स्टेट को चाहिए कि वो हज का जो एक्सपीरियंस है उसको अच्छा बनाए, एप्लीकेशन से लेकर हज करने तक और वापस आने तक एक स्मूथ और पेनलेस प्रोसीजर जो है वो सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। तो ये राइटर आपके साथ इसके बारे में डिस्कस कर देता है। नेक्स्ट वो कहता है ट्राइब्यूनल डिलेस, बड़ी प्यारी बात करता है और बात ये करता है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस को हुए तकरीबन जो है 14 महीने हो चुके हैं, ठीक है। और 14 महीनों में बात ये करता है कि देखें नहीं, जब पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होता है तो पता ये चलता है कि इसके अंदर रिगिंग हुई है। तो जिस हलके के अंदर पता ये चलता है रिगिंग हुई या धांधली हुई है, तो उस इलाके के जो लोग थे, कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाते हैं और जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, ठीक है। और उनका फिर केस लगाया जाता है कि वो कहते हैं कि नहीं, हमारी जो है ना रीकाउंटिंग की जाए या इस तरह के मामला हमारे साथ किए जाएँ, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या करता है, ट्रिब्यूनल्स बना देता है और उनको कहता है चलो जी फैसला करो इनके केसेस का। और वो केसेस अब 14 माह हो चुके हैं, अभी भी केसेस हल नहीं हुए, वो लाइन में लोग लगे हुए हैं। तो रिपोर्ट कौन देता है, द फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क, वो एक रिपोर्ट पब्लिश करता है। वो कहता है 2/3 यानी कि तकरीबन 66% जितने भी केसेस थे वो अभी भी फैसला उनका नहीं हो सका। लीगल जो डेडलाइन दी हुई थी वो कब की गुजर चुकी, लेकिन 14 महीने भी गुजर चुके इलेक्शंस हुए को और अभी तक 66% केसेस का फैसला ही नहीं किया गया। और ये जो गवर्नमेंट है ऐसे ही चलती जा रही है। हालांकि इस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ ये कहा जाता है कि ये एक इलीगल गवर्नमेंट है, इसकी लेजिटिमेसी के ऊपर क्वेश्चन किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और बस ये गवर्नमेंट अपना काम करे जा रही है। तो किसको कहता है ब्लेम करें, हज ट्राइब्यूनल्स वालों को या उन अदारों को जिनका काम है डेमोक्रेसी प्रोवाइड करना। तो बेसिकली तो ये काम किसका है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, कि वो उसका काम यही है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना, लेकिन वो फेल हो चुका है अपनी इस ड्यूटी के। तो उसका रिजल्ट ये निकला है कि लोगों को अब गवर्नमेंट के ऊपर यकीन नहीं रहा। गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बनाती है लोग उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, लोगों को बिल्कुल बिलीव नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर। और अभी इसकी जिंदा मिसाल सिंध के अंदर जो प्रोटेस्ट हुआ है वो हमारे सामने है। फर्दर राइटर कहता है कि स्टेट के और शहरियों के दरमियान जो एक गैब मिसट्रस्ट पैदा हो चुका है, उसकी वजह से जो फॉरेन एक्टर्स हैं, ठीक है ना, वो भी पाकिस्तान के लिए एक ख़तरे की घंटी बजा रहे हैं। इंडिया की एग्जांपल आपके सामने है। तो इलेक्शन कमीशन हो, फेडरल गवर्नमेंट हो या कोई भी ब्रांच हो स्टेट की, वो कोई भी फैसला करे या कोई भी जो फैसले कर रहे हैं वो जनाब अली इस चीज़ के ऊपर उनको कोई टेंशन नहीं है कि इलेक्शंस जो रिग हुए थे या जो भी हुआ था वो आराम से अपना जो अपनी चॉइस की गवर्नेंस सेटअप को चला रहे हैं और अपनी मर्जी से पाकिस्तान के अंदर रूल कर रहे हैं। प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस के अंदर ये हो सकता है कि ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं ये एक अहम रोल अदा कर सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या कर सकते हैं कि जो लोगों का ट्रस्ट गया हुआ है उसे वापस ला सकते हैं। कैसे वापस ला सकते हैं कि ये फैसले अब जो रह गए हैं उनको टाइमली कर दें ताकि जो लोग हैं उनका जो इनके ऊपर ट्रस्ट जो है वो बहाल हो सके। लेकिन ऐसा होना नहीं है। उसकी बेटा सिंपल सी रीज़न है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये जो ट्रिब्यूनल्स बनाए थे इसके अंदर कई रिटायर जजेस को लगा दिया गया और किसी रिटायर बंदे को फिर सख्त अल्फाज इस्तेमाल हो जाएंगे कि कई ऐसे लोग हैं, ये क्योंकि कुदरत का निज़ाम है, कोई जितना मर्जी क्लास ऑफ इंटेलिजेंसिया से तल्लक रखता हो, लेकिन एक वक्त के साथ जब वो बूढ़ा हो जाता है तो उसकी अकल बच्चों से भी गई गुजरी हो जाती है, इंसान दोबारा बच्चा हो जाता है। तो कई ऐसे लोगों को
जो बिल्कुल ये समझ लें कि इस लेवल पे जा चुके हैं कि दे हैव नो कैपेबिलिटीज़, तो उनको भी इनका इंचार्ज बनाया हुआ है, जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी की हुई है। सो इस सिचुएशन के अंदर वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग पॉजिटिव। ठीक है, तो बहरहाल ये गवर्नमेंट ऐसे चलती रहनी है और ये पेंडिंग में ही केसेस रहने हैं। तो ये है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और ये सारे मामला। नेक्स्ट है मिसिंग ग्रोथ। अब मिसिंग ग्रोथ का मैं आपको एक मिनट बताता हूँ इसका। मिसिंग ग्रोथ के अंदर अगर मैं बात करूँ तो देयर इज़ नथिंग न्यू। उसकी रीज़न ये है कि ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप लोगों ने 12 मार्च, ठीक है, और 13 मार्च, इन दोनों में से एक ओपिनियन होगा, आप लोगों ने एडिटोरियल होगा, यूट्यूब पर पढ़ा होगा। अगर हो सके तो मैं आई विल रिकमेंड टीम को वो यहाँ पर इसका लिंक जो है वो दे दे। ठीक है, तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो चल पड़ेगा। यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, और आपका जो इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन है, ग्रोथ है, इन सब का क्या तल्लक है आप में आपस में, ये मैंने सारा डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ पर भी यही बात है। यहाँ पर बात ये है बेसिकली कि मिसिंग ग्रोथ, यहाँ पर ओपिनियन में राइटर यही लिखता है कि इकोनॉमी हमारी स्टेबल तो हो गई है लेकिन ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ नहीं है, स्टेबल हो गई है, अब इसका क्या मतलब है? ठीक है, तो ये सारा आपको वहां पे समझ आएगा। बहरहाल राइटर कहता है फिच जो रेटिंग एजेंसी है उसने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को बेहतर किया है, लेकिन स्टेट बैंक ने ये कहा है कि ग्रोथ हमारी लो है, हालांकि हम लोगों ने सारे चैलेंजेस जो हैं उनको कवर कर लिया है। तो राइटर यहाँ पर कहता है क्योंकि हम इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर और एग्रीकल्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, तो दैट इज़ द रीज़न कि हम लोग जो है अपना बहुत ज़्यादा जो है ग्रो नहीं कर पा रहे। हम कुछ डोमेस्टिक चीज़ें जो हैं वो वी प्रोड्यूस फ्यू थिंग्स फॉर द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट, थोड़ी सी चीज़ें हम पास पैदा करते हैं जिनको हम एक्सपोर्ट करते हैं, ज़्यादा चीज़ें हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। ठीक हो गया, उसका रिजल्ट ये निकलता है कि हमें फिर ज़्यादा लोन लेने पड़ते हैं, क्योंकि जब तक हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे डॉलर नहीं आएगा। ठीक है, अथॉरिटीज़ वर फोर्स टू इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्ट फिजिकल, हाँ ये काम हम लोगों ने किए हैं कुछ अर्सा, स्पेंडिंग कम की है, इंपोर्ट्स कम किए हैं, और ताकि हमारे रिजर्व्स जो हैं बचे रहें। अब ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ आपके इस लेक्चर के अंदर। यहाँ पर इतना बता देता हूँ बेटा, स्टेबिलिटी असल में जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हासिल करती है ना, वो करती है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के थ्रू। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या करता है, वो बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के तहत वो क्या करता है, जो इंटरेस्ट रेट है ना उसको कर देता है हाई। जब इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं तो इन्फ्लेशन लो हो जाती है। जब इन्फ्लेशन लो हो जाती है तो हम कहते हैं हमने स्टेबिलिटी हासिल कर ली है। तो इन्फ्लेशन तो लो हो जाती है लेकिन उसके साथ साथ ग्रोथ भी लो हो जाती है। ठीक हो गया, ये काम होता है। तो इस लेक्चर के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा द रिलेशन बिटवीन इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ। तो ये आप वहाँ से सुनेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि स्टेबिलिटी हासिल करने का हमारा तरीका ही गलत है। तो जब स्टेबिलिटी ऐसे तरीके से हासिल करेंगे तो ग्रोथ तो खुद ही मर जाएगी हमारी। ठीक है ना, तो ये आप लोग वहाँ से पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी जो राइटर ने यहाँ लिखा है कि ग्रोथ नहीं हो रही। इंफॉर्मेशन वार के अंदर ये कहता है कि इंडिया और पाकिस्तान दो मुल्क हैं, इनकी आपस में हो रही है जंग। इंडिया वाले पाकिस्तान के ऊपर लगा रहे हैं ब्लेम, पाकिस्तान को इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन इंडिया का मीडिया भी पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि पाकिस्तान ने सारा कुछ किया है। तो उसके जवाब में जब पाकिस्तान का मीडिया जवाब देता है कि नहीं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखता है, तो गवर्नमेंट चाहती नहीं है इंडिया की कि पाकिस्तान, इंडिया के लोग पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू सुने। तो इसको लेकर उन्होंने क्या किया है कि पाकिस्तान के तकरीबन 16 जो यूट्यूब चैनल हैं उनको न्यू दिल्ली ने बैन कर दिया, जिसमें डान न्यूज़ का है, एयरवे न्यूज़ का है, जिगो न्यूज़ का है, ताकि इंडिया के लोगों को हमारी तरफ से जो है पॉइंट ऑफ व्यू पहुंचे ही ना। तो ये राइटर कहता है कि ये क्या है, ये इंफॉर्मेशन वार चल रही है। इसी तरीके फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, क्रिकेट कमेंटर्स हैं, या कोई भी ऐसा जिसके थ्रू सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, कल्चर और पासपोर्ट्स कोई भी हो, जिसके थ्रू क्या हो सके, पाकिस्तान का मौक़िफ़ इंडिया के लोगों तक पहुंच सके कि जनाब ऐसी बात नहीं है, आपकी जो गवर्नमेंट, आपका जो मीडिया कह रहा है वो गलत है, असल बात ये है। तो वो सारे के सारे प्लेटफॉर्म वो क्लोज कर रहे हैं।
ताकि हम गवर्नमेंट की बात ही इंडिया के लोग सुने और इंडिया का साथ दें। तो राइटर कहता है इस तरह का जो इसका मतलब है एक जंग वाली एटमॉस्फेयर जो है वो पैदा की जा रही है। और इसी माहौल के अंदर जो कश्मीरी हैं उनके लिए और परेशानी बढ़ गई है। तकरीबन 2000 के करीब कश्मीरियों को राउंड अप कर लिया गया है और उनके ऊपर जुल्म व सितम भी किया जा रहा है। मुसलमान जो इंडिया के सिटीजन्स हैं उनके साथ भी नफरत का इजहार किया जा रहा है इस चीज़ को लेकर। तो ये राइटर चीज़ें लिखता है, आपको बताता है कि इंडिया किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है। ये डाटा आपको इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में हेल्प करेगा। बाकी मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस लिखना है तो 2-4 पॉइंट जहन में रखने हैं, कश्मीर, वाटर, टेररिज्म और आपकी हिस्ट्री। ये 3-4 पॉइंट्स हमेशा इन्हीं के गिर्द इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस जो हैं वो घूमते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपके 9 एडिटोरियल्स थे जिसका मैंने एनालिसिस कर दिया है। बाकी बेटा ये फोकल पर्सन का नंबर है, इससे आप रब्ता कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं ओपिनियन एनालिसिस के लिए। और बाकी अगर फिर वही बात मेरी ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाज़िर होंगे। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।